क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ एम पी सी इज़ 4 टाइम्स एम पी एस, जो क्वेश्चन के अनुसार गिवन है, ये क्या है, गिवन है एम पी सी इज इक्वल टू 4 एम पी एस, करेक्ट है? ऐसे लिख सकते हैं ना पहला? यस सर। हाँ, पहला पॉइंट, पहला जो है पॉइंट हमने जो डिराइव किया इस क्वेश्चन से वो ये है, गिवन दैट एम पी सी इज इक्वल टू 4 एम पी एस, ठीक है, एंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम्स इज ₹70। तो अब इसका डायग्राम से मैं बताता हूँ, एग्जाम में डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझने के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह का डायग्राम आपने देखा है ना बेटा? यस सर। और C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है, ये इक्वेशन आपने पढ़ा है ना? यस सर। ठीक है, ये इक्वेशन क्या होता है, एग्जाम में पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसमें मुझे बताओ C क्या है? सी कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन। C बार क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन, AC, ऑटोनोमस कंजम्पशन, करेक्ट ना? B क्या यस है? सर बी एमपी MPC, MPC, B क्या है? एमपीसी और Y क्या है? इनकम। इनकम, ठीक है, ठीक है, तो ये सब नाम, इन नामों से फैमिलियर होना। अच्छा ये क्या है, ये अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है सर। ठीक है, वेरी गुड, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन C बार, ओके, करेक्ट ना? तो इसको मैं मिटा दूँ, चल दूसरा साइड बना यस दूँ। सर। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम ऐसे लिखते हैं एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, ये सही है फॉर्मूला? पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक है, यस सर। इस फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन भी डिस्कस किया हुआ है क्लास में, करेक्ट ना? यस सर। चलो, अब क्वेश्चन में अब दिया हुआ है क्या, एम पी सी 4 टाइम्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 एम पी एस प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं बेटा? यस सर। लिख यस सकते हैं सर। ना? क्योंकि क्योंकि यस सर। एम पी सी इज ए 4 टाइम्स, एम पी सी इज इक्वल टू 4 एम पी एस, क्वेश्चन दिया हुआ है। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ प्री बोर्ड 1, ओके, जो लोग नए आए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 प्री बोर्ड का है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस, 5 एम पी एस इज इक्वल टू 1, बोलते जाएंगे, ये होगा एम पी एस का वैल्यू, यस सर। करेक्ट है? यस सर। करेक्ट है ना अब तक? चलो तो एम पी एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.2, तो एम पी सी की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एम पी एस, यस सर। 1 माइनस 0.2। देखो ये पूरा जब डेरिवेशन रहेगा ना तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, तो 0.2, तो एम पी सी की वैल्यू हो गई 0.2, ठीक है, करेक्ट ना? यस सर। जब 0.2 हो गई तो अगर हम ये लिखें C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, तो C बार दिया हुआ है 70 प्लस अभी अभी हमने निकाला B की वैल्यू, एम पी सी की वैल्यू, ये इसी फॉर्म में है ना? कोई ऑप्शन है इस फॉर्म में? वो ऑप्शन क्या है, C, ठीक है, बोलो भाई सही है ना? यस। तो यही क्वेश्चन था आपका, और ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चंस में माने जाते हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
बजट का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ भी कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दिया है, जब भी क्लास में डिस्कशन हुआ था। देखो, बजट लेसन में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, और दोनों क्वेश्चंस, एक हॉट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, जो कि असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में आया है आपके एग्जाम में, करेक्ट ना, आया है। असर्शन रीजनिंग एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में आया है, ठीक है, ठीक है। असर्शन रीजनिंग में आया, द कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर has decided that the central government will provide free food grains to 81.35 crores beneficiaries under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana PMGKY for a period of 5 years with effect from 1st January 2024. Based on the aforesaid statement, identify the budgetary objectives the government is trying to achieve and choose the correct options. आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब ये क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, ये गवर्नमेंट। अब इस देखो, टारगेट करो बेटा, ठीक से टारगेट करें हम पढ़ाई को, तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। अब ये बजट लेसन में 2-3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट, बजट का ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन क्या है उसको ध्यान से देख लिया। ये जो हमारा बजट का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, कि किसान ने प्रोडक्शन किया, ठीक है, इसको ऐसे सोचो कि टैक्स आपके पापा देते हैं, मैं देता हूँ, और हमारी तरह के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ देते होंगे, लेकिन सड़क हमारे सामने वाली टूटी रहती है, और गरीब के घर का, बीपीएल फैमिलीज हैं या कोई दूसरे ऐसे लोग गरीब तबका है, उनके लिए सरकार वस्त्र, भोजन, आवास की व्यवस्था करती है, करेक्ट ना, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो सरकार ने क्या किया, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, अमीर से लिया और गरीबों के बीच में बांट दिया, गॉट अ पॉइंट। तो ये बजट का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें जो सरकार ने क्या किया है, अन्न योजना, किसान ने प्रोडक्शन किया, लेकिन उसको, उसका फ़ायदा किसको दिया, मिला, जो गरीब है, ठीक है, जिनके यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिनके यहाँ खाने के लिए दिक्कत हो रही है, वैसे लोगों के बीच में बांट दिया। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो कि बजट के ऑब्जेक्टिव्स के जो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उन ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव उठा लिया। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव ठीक से पढ़ लेते हो, उसका एप्लीकेशन ठीक से कर लेते हो, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है ना, कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। बोलो भाई। तो पहला पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव। इसके बाद क्या है, बजट के कंपोनेंट देख लो। बजट को हम 2 भाग में बांटते हैं ना। इससे पहले बजट का डेफिनेशन, बजट का डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम तेज़ी से पढ़ाते हैं इसको, चलो इसको मिटा देते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बजट क्या है, देखो बजट के कंपोनेंट देख लो क्या क्या है। पहला पॉइंट है बजट में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्ट है, बोलो। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट ना। ये टाइम कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, करेक्ट है बेटा। बोलो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और तीसरा जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड है, ठीक है। 3 पॉइंट, बजट को जब डिफाइन करेंगे तो 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर उसी का पार्ट है, लेकिन इनकम रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा। इनकम मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। गवर्नमेंट का हम जब भी बजट की बात कर रहे हैं तो यूनियन बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 3
इस तरीके से अगर आप इसका फ्लो चार्ट बना लेते हो तो आप लंबे समय तक याद रख पाओगे, और केवल टेक्सचुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। करेक्ट है? ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर इंफॉर्मेशन को डायग्राम में कन्वर्ट करूँ या स्टोरीज में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, याद रहेगा ना बेटा? ठीक है, तो देखो आपके प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन में एक पार्ट तो ये हुआ कि आपके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आया, और दूसरा क्वेश्चन देखो आया कहाँ से। ये हैंग हो गया क्या? हेलो, क्लास में हो बेटा? हेलो हेलो। यस सर। हो सर आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है? यस सर। चलो मैं थोड़ा सा इसको दूसरा स्लाइड बना देता हूँ, ये बीच बीच में लगता है कि ये हैंग हो जा रहा है। चलो, तो बजट के दो कंपोनेंट हमने बताया है। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। करेक्ट है ना बेटा? रिसिप्ट आर लिख रहा हूँ और ये ई लिख रहा हूँ। अब रिसिप्ट में भी दो हैं, क्या क्या है बताओ बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट और बताओ, बताइए, कैपिटल रिसिप्ट। करेक्ट है ना? बोलिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट ना? क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ठीक है, करेक्ट ना? क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, बोलो भाई, मेरी बात समझ रहे बेटा? एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। यस सर। ठीक है, तो अब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन मुझे बताएगा? बोलो भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? बोलिए। बोलो भाई। चलो, कोई नहीं बताएगा मुझे? चलो कुछ बोलो भाई। कोई नहीं बोल रहा है। चलो, पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या है? रेकरिंग इन नेचर होता है, बार 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 खर्चे होंगे। ठीक है, आवाज़ आ रही मेरी? बोलो भाई। अरे कुछ है, क्लास में हो या नहीं हो? हेलो बच्चे लोग। यस सर। हाँ बताओ, बताइए। तो ये रेकरिंग इन नेचर होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? पहला पॉइंट, रेकरिंग इन नेचर होता है। ओके, ठीक है बेटा, बार बार होंगे। जैसे सैलरी है, एग्जाम्पल दोगे, ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा याद रखोगे। सैलरी, सब्सिडीज, ठीक है, ठीक है, सब्सिडी तो खर्चा हो गया, ये सरकार दे रही है, तो ये एक्सपेंडिचर में मतलब रेवेन्यू के बस ध्यान दो, रिसिप्ट की बात छोड़ दो अभी। सब्सिडी, सैलरी, ये सब खर्चे हैं। ठीक है, सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, ये रिसिप्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, ये सब रेकरिंग इन नेचर हैं। क्या है? रेकरिंग इन नेचर है। करेक्ट ना? बोलो भाई। बोलो भाई, बार बार होते हैं ना। सरकार को हर महीने सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉय को, हर साल सब्सिडी सरकार दे रही है, अलग अलग चीज़ों में हर साल देती है। टैक्स हम लोग हर साल पे करते हैं सरकार को। ठीक है, तो ये सरकार के रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं। सरकार के जो टैक्सेस हैं, चाहे सब्सिडीज़ हैं, चाहे सैलरी हैं, सब रेवेन्यू नेचर के हैं, मतलब रेकरिंग है, बार बार होता है। ठीक है, बोलो भाई। दूसरा बोल दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा,
आप लोग क्लास में अचानक आवाज़ कम हो जाती है, 11th और 8th 9th वाले क्लास में बड़ी जोश होता है, तो अब थोड़ा सा बोला करो बेटा। नहीं समझ में आ रहा तब भी बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है सर। चुप रहने से थोड़ी समस्या का समाधान है। और आप लोग का जितने पेंटिंग वाले बच्चे हैं इसमें आए हैं सब पेंटिंग वाले, सर लीव कर दिया सर बोलो क्लास में, भाई, कुछ मैं और कुछ में था। आवाज़ आ रही है? हेलो। सर क्लास में सर मैं और कुछ में था, बाकी सर बेचारे लीव कर दिए। तो ये पहला क्या, रेवेन्यू जो होता है वो रेकरिंग इन नेचर होता है, ठीक है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे सब्सिडी हो, चाहे टैक्स हो, ये कंपलसरी है, ये रेगुलर है, ठीक है। टैक्सेस आर कंपलसरी पेमेंट, सब्सिडीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर ऑन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर के लिए दो, चाहे किसी इंडस्ट्री के लिए दे, ठीक है। सैलरी एम्प्लॉयज़ को मिलती है, हर महीने मिलती है मानो, तो ये सब रेकरिंग इन नेचर। सर हाँ बेटा। सर अमन ये कभी भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, मैं क्या करूँ। चलो तो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ सर दिखाई दे रही है। चलो ठीक। तो जो रेवेन्यू होता है बेटा वो रेकरिंग इन नेचर होता है, ठीक है, वो बार बार, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, रेकरिंग का एग्जांपल क्या दिया, सैलरी है, सब्सिडी है, टैक्सेस है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे एक्सपेंडिचर हो। समझ में आई बात? ठीक है। और ये जान लो रेवेन्यू अगर है तो उसको लाइबिलिटीज़ वर्ड से और एसेट्स वर्ड से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ न तो बढ़ेगी, लाइबिलिटीज़ न तो बढ़ेगी और न तो एसेट्स कम होगा, ये होगा तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। करेक्ट ना? समझ में बात? मतलब रेवेन्यू वर्ड को लाइबिलिटी और एसेट्स नहीं हुआ, नाइदर नाइदर ही होगा लाइबिलिटी एसेट्स के साथ। अब जब रिसिप्ट बोलेंगे तो रिसिप्ट क्या होगा, लाइबिलिटीज़ न तो बढ़ेगी और न तो एसेट्स घटेगा। अब इसको याद रखने के लिए ना आपको थोड़ा सा कैपिटल की तरफ ले चलते हैं। किसकी तरफ ले चलते हैं? कैपिटल की तरफ। करेक्ट ना? ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैंने अभी बताया कि रेवेन्यू में दो कंपोनेंट हैं, रिसिप्ट का एक कंपोनेंट है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, एक्सपेंडिचर का, ठीक है। रेवेन्यू के साथ लायबिलिटीज नाइदर और एसेट्स नाइदर का ही कॉन्सेप्ट जुड़ेगा दोनों के साथ। करेक्ट है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है ना बेटा? अब जब रिसिप्ट होगा, ठीक है, अब जब रिसिप्ट होगा ना, तो जब रिसिप्ट होगा तो हमने बताया कि एसेट्स और लायबिलिटी इनके साथ जुड़ेगा नहीं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट की हम बात कर रहे हैं, आर रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, इसमें क्या होगा, दो बातें, एक तो लायबिलिटीज़ और दूसरा एसेट्स, ना इधर ही होना है, ठीक है ना। लायबिलिटीज़ न तो बढ़ेगा और एसेट्स न तो घटेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये दिमाग में बैठेगा नहीं, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने के लिए आप जहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट है ना वहीं पर कैपिटल रिसिप्ट कर देना, कैपिटल रिसिप्ट, ओके। कैपिटल रिसिप्ट का एक एग्जांपल याद रखो, डिसइन्वेस्टमेंट। क्या याद रखोगे? डिसइन्वेस्टमेंट, याद रहेगा ना बेटा? बोलो भाई, याद रहेगा ना बेटा? ठीक है। अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट आपको इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ना है ना। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सरकार के पास एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा सरकार ने प्राइवेट हैंड्स को बेच दिया, ठीक है, ठीक है, 100 रुपये की कंपनी और उसका 25% सरकार ने बेच दिया, तो सरकार के पास कितना बचा? 75% ही बचा ना। तो सरकार की जो कंपनी थी उसका एसेट्स घटा कि बढ़ा? घटा ना।
ठीक है बेटा, बोलो बोलो भाई, अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो एसेट्स डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, ये कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। क्या किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल रिसिप्ट्स का, कैपिटल रिसिप्ट्स का एग्जाम्पल है डिसइन्वेस्टमेंट, जो कई बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है, एसेट्स घटता है, क्या होता है, एसेट्स घटता है। और एक और चीज़ होती है कैपिटल रिसिप्ट्स में, जिसको अभी मैं बना देता हूँ। कैपिटल रिसिप्ट्स में एक और चीज़ होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स में एक और चीज़ होती है, सरकार बोरोइंग करती है, लोन लेती है ना, लोन लेना, ठीक है, लोन लेना भी हमारा, लोन ले रही है तो रिसिप्ट होगा। और ये क्या कर रहा है, लोन लेने से लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है, क्या होता है, लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में एक आपने पढ़ा क्या, एसेट्स घटता है, तो दूसरा आपने क्या पढ़ा, लायबिलिटीज़ बढ़ती है। दो बातें आपने कैपिटल रिसिप्ट्स में पढ़ा, करेक्ट ना। कैपिटल रिसिप्ट में क्या पढ़ा आपने, एसेट्स घटता है, दूसरा क्या पढ़ा, लायबिलिटीज़ बढ़ती है, याद रहेगा ना, बोलो भाई, बोलो भाई, याद रहेगा ना, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के लिए, रिसिप्ट्स दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू दो प्रकार के, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। और लायबिलिटी और एसेट से इनको कोई मतलब नहीं होता है, मैंने ये बात बोला था ना, ठीक है। इसके बाद हमने ये बात बोली कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में लायबिलिटीज़ बढ़ती है और एसेट्स घटता है। कैपिटल रिसिप्ट्स का एक एग्जांपल आपको याद रखना है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, देख लो, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट्स का एग्जांपल है। सरकार अपने हिस्से को प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, सरकार का एसेट्स कम हुआ, 100% पहले था, 25% बेच दिया, बचा 75%, सरकार का एसेट्स कम हो गया, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स का, क्या, बोरोइंग इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। जब हम बोरो करते हैं तो उसको वापस पे करना पड़ता है, मतलब लायबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। ओ मिट गया है तो, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है, बोरोइंग हमने एग्जांपल लिया, तो बोरोइंग से हमारी क्या, लायबिलिटीज बढ़ गई, सॉरी लायबिलिटीज क्या, हाँ लायबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है, लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई, ठीक है, बोलो भाई। और एसेट्स घट गया। कैपिटल रिसिप्ट्स में हमने दो चीज़ देखा कैपिटल रिसिप्ट्स में, पहला पॉइंट क्या है, लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ गई, ठीक है, बोरोइंग, एग्जांपल क्या हो गया, बोरोइंग, इसको बेटा याद रखना पड़ेगा। और क्या है दूसरा, एसेट्स, हाँ एसेट्स, एसेट्स क्या हुआ, घट गया, एग्जांपल क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, ये याद हो गया ना बेटा। अब यहीं पर अब आप देखो, यहीं पर तुलना करो, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या लिखोगे कि न तो लायबिलिटीज बढ़ेगी न तो एसेट्स घटेगा। ये देखो डायग्राम याद रखो कैपिटल रिसिप्ट्स का, और रेवेन्यू को डिफाइन कर लो। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या हुआ, समझ में आ गया, लायबिलिटीज बढ़ती है, बोरोइंग। कैपिटल रिसिप्ट्स में एसेट्स क्या होता है, घटता है, एग्जाम्पल डिसइन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इसके बगल में लिख के चुपचाप, नाइदर इंक्रीजेज लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेज एसेट्स, याद हो गया, बोलो भाई। हम क्या बता रहे हैं, हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स को जब डायरेक्ट टीचर पढ़ाते हैं ना तो कन्फ्यूजन होता है, तो मेरा अपना अनुभव है कि इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो आसान होगा। तो कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए अपने पहली बात क्या करना है हमको, कि कैपिटल रिसिप्ट लिख लिया, कैपिटल रिसिप्ट्स में उसके दो चीज़ें याद रखा। कैपिटल रिसिप्ट का सोर्स क्या है, पहला सोर्स याद रखो डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, दूसरा सोर्स याद रखो बोरोइंग। डिसइन्वेस्टमेंट्स में क्या समझ में आया ना, पहले एक वो था, सरकार की कंपनी थी,
उसका 25% सरकार ने किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो कितना बचा सरकार के पास, 75% गवर्नमेंट के पास बचा। तो गवर्नमेंट का एसेट्स क्या हुआ, घट गया। एसेट्स घट गया ना, तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, एसेट्स घटता है, याद होएगा। तो कैपिटल एसेट्स में क्या हुआ, एसेट्स घटेगा। बोरोइंग, ठीक है, सरकार बोरोइंग करेगी तो क्या होगा, उधार लेगी तो उसको वापस करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी सरकार की बढ़ेगी। करेक्ट है, बोलो भाई, बोलो भाई, सरकार की लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ेगी। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपको अपने रेवेन्यू रिसिप्ट को फिट कर दो, उसी के नीचे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, भूल जाओगे। तो कैपिटल एसेट्स में क्या होगा, नाइदर, ये हमेशा जानना लगा, रेवेन्यू का जो भी होगा उसमें एक नाइदर वर्ड होगा कॉमन। रिसिप्ट लिख रहा हूँ तो कैपिटल रिसिप्ट्स के आधार पर डिफाइन कर रहा हूँ, नाइदर रिड्यूसेस एसेट्स, ठीक है, नाइदर, करेक्ट ना, यस सर। ठीक है, और न तो लाइबिलिटीज को बढ़ाएगा। याद हो जाएगा बेटा, ठीक है, बोलो भाई, यस सर। ठीक है। और एक पॉइंट मुझे बता ही दिया था आपको, रेकरिंग वाला जोड़ लेना बस, ठीक है, ठीक है। सरकार के लिए बर्डन होता है, सरकार आजकल क्या कर रही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन 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 कर रही है। क्यों, एक एम्प्लॉई जाएगा एक जगह से 100 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा, उसके टिकट का खर्चा, उसके AC DC एरोप्लेन जो भी है जिससे भी जाएगा उसका खर्चा, उसके रहने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था, सरकार का ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ सरकार को करना पड़ेगा। मतलब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सरकार अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना चाहती है। इसलिए सरकार क्या कर रही है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग वर्क फ्रॉम होम करेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कि टैब दूसरा चलेगा और गेम होगा, करेक्ट ना। चलो, तो यस, तो ये रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का, तो आपको कैपिटल का एग्जांपल याद रखो कि कैपिटल से दिमाग में आपके बैठ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये कन्फ्यूजन होता है बार बार बच्चों को, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, याद रहेगा ना, आसान लगा कुछ, बोलो भाई, ठीक है। इसी तरह आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी एक चीज़ क्या रखना याद, रेवेन्यू में जब भी होगा नाइदर, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर ध्यान लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है बताओ, एग्जांपल दो। सरकार ने लोन दिया, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, वही वापस करना, ठीक है, सरकार ने लोन दिया दूसरे को, लोन दिया, सरकार ने दिया, लोन पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लोन दिया, एसेट्स बढ़ा, FDI कहीं किया, एसेट्स बढ़ा, ठीक है, बोलो भाई, लोन का पेमेंट दिया, बोलो, ठीक है, लोन का पेमेंट और लोन देना। अनन्या ने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया, ठीक है, तो अनन्या कभी भी मुझसे मांग सकती है, तो अनन्या के लिए एसेट हुआ, कभी भी अनन्या के काम आएगा ना। आपके पापा का मकान आपके काम आ रहा है, आपके दादाजी ने बनाया तो पापा के काम आया, ठीक है, और आपका पापा जी के बाद आपका। अनन्या ने मुझे लोन दिया, तो अनन्या का ये एसेट है ना बेटा, कभी तो काम आएगा उसको, कभी तो मांग लेगी हमसे, एसेट है ना, ठीक है। लोन दिया, एसेट्स बढ़ा, कैपिटल, कैपिटल की बात कर रहा हूँ, एसेट्स और लायबिलिटीज कैपिटल में चलते हैं। लोन का पेमेंट किया, मतलब जो लोन अनन्या से मैंने लिया, उस लोन, अनन्या से लोन मैंने लिया, तो मेरे लिए एक लायबिलिटीज बढ़ी कि घटी,
अनन्या से लोन मैंने लिया, राजीव पांडे ने लिया, तो राजीव पांडे का लायबिलिटीज बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। बढ़ गया। तो क्या मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लायबिलिटीज क्या होती हैं? लोन लायबिलिटीज, जिसने दिया लोन उसका तो एसेट्स बढ़ा, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल अगर ले रहा हूँ तो अगर हमने लोन पेमेंट किया तो मेरी लायबिलिटीज बढ़ेगी घटेगी? पेमेंट कर सर रहा हूँ। अगर आपने पेमेंट कराया मुझे तो फिर आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आ जाओ, ये आदित्य अमन समझ में आ रही बात? यस सर। चलो एक मिनट, इसको मैं लिख के यहाँ बताता हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ाऊँगा, पहले मैं पढ़ाऊँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। एक है लोन दिया, क्या दिया? लोन दिया, लोन गिवन, ठीक है। याद रहेगा, आदित्य अमन ने मुझे लोन दिया, याद रहेगा, लोन, लोन गिवन, पेमेंट नहीं, रीपेमेंट नहीं कर रहा हूँ, लोन गिवन। तो आदित्य अमन का एसेट्स बढ़ा, एसेट्स क्या हुआ? बढ़ा, करेक्ट है। आदित्य अमन ने लोन दिया मुझे, तो आदित्य अमन को कभी भी लोन हमसे मांग लेगा उसको काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए उसका एसेट्स है लोन, ठीक है। लोन गिवन टू समबडी इज एसेट्स फॉर द लोन गिवर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आदित्य? यस सर। ठीक है, समझ में आई बात? लोन आदित्य अमन ने दिया तो आदित्य अमन के लिए एसेट्स बढ़ा, और लोन राजीव पांडे सर ने लिया तो सर की लायबिलिटीज बढ़ गई। अब उसी लोन को जो हमने आदित्य अमन से लिया था, हम उस लोन का पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ लोन। जब हम लोन का पेमेंट कर रहे हैं तो लोन हमने जब लिया था तो मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई थी, करेक्ट ना? यस सर। अब लोन का पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटीज क्या हो रही, घट रही है ना? यस सर। ये इतना समझ में आ गया 100%? यस सर। तो हम क्या डिफाइन करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नाइदर इंक्रीजेज एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटीज। मेरी बात समझ में आई? यस सर। समझ में आई बात? नाइदर एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटीज, समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। नाइदर वर्ड यूज करना है बस, ठीक है। समझ में आई बात? तो आपको Yes, sir. अगर आपको रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट याद रखना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स का एक एक एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाओ, ठीक है। और बार बार करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनेशन में आपके पास समय नहीं होगा, इसलिए आपको बार बार उसको रखना है और बार बार लिखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है। लिखना कन्फ्यूजन भी होता रहेगा, लेकिन उसको बार बार जहाँ कन्फ्यूजन हो तुरंत उसको रेफर करो नोट्स में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कैसे याद रखना है दिमाग में, मैं ये बैठाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है जो आपके बुक में पूछा गया है, आपके क्वेश्चन पेपर में था, वो डेफिसिट्स का। तो बजट आपने बनाया, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर किया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ इसको हम बजटरी डेफिसिट कहेंगे। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रिसिप्ट कम हुआ, बजटरी डेफिसिट। डेफिसिट के और भी प्रकार हैं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो फिजिकल डेफिसिट से पूछा गया। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया फिजिकल डेफिसिट से पूछा गया, ठीक है बेटा। तो फिजिकल डेफिसिट का क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, और इसी पर आधारित क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है।
हो जाएगा बेटा? हो गया समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में जो था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 में था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ठीक है बेटा। तो इसका 45 माइनस 27.2 यही है आपका आंसर, दैट इज अ फिजिकल डेफिसिट्स। ओके ठीक है ठीक है बेटा, टाइम तो हो गया आपका, चलो सारे टीचर्स जा रहे हैं और ठीक है ठीक है। Yes, sir. थैंक यू बेटा, रेगुलर आओ आप लोग, चाहे कोई आए या नहीं आए, ठीक है। आपका मार्कशीट आपके साथ होगा, ठीक है। मैं पेंटिंग वाले बच्चों का मैं चाहूँगा रेगुलर में क्लास लूँ, वो 1 घंटा डेली, आप कोई भी टाइम फिक्स करो, मैं लूँगा रेगुलर क्लास। पेंटिंग वाले बच्चे मैं बोल रहा हूँ जिनका, ठीक है। थैंक यू।